पॉज कर, अब रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। शुक्रिया भाई। तो मैं तो अभी एक फिजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, लीफो पे मैं आ जाएंगे, बिल्कुल सही आपने बोला है, लीफो ही होता है ये। तो ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो इसने जो डेफिनेशन दी उसके मुताबिक ये डायग्राम होगी हमारा, जैसे हमारी पास जो बाल्टी होती है, कंटेनर होता है, इस तरह की जो चीज़ होती है जिसमें एक तरफ से ये बंद होता है और एक तरफ से ये खुला होता है। अब आपने कोई चीज़ इसके अंदर इंसर्ट करनी, तो वो यहीं से इंसर्ट होगी, इंसर्ट हो गई, मिसाल के तौर पर यहाँ चली गई, इंसर्ट होके फिर दूसरी चीज़ भी इंसर्ट हो गई, ठीक है, फिर थर्ड चीज़ भी इंसर्ट हो गई। इस तरह आप इसके अंदर चीज़ों को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट के मुराद है ये जो उन्होंने लिखा है, आप चीज़ों को इंसर्ट कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें इसमें इंसर्ट होगी। और उसके बाद इसमें से डिलीट यानी रिमूव करना। रिमूव करने के लिए हमारे पास कंपल्जन है। कंपल्जन ये है कि वी कैन नॉट रिमूव द बॉटम वन फर्स्ट, हम आखिर वाले को पहले नहीं निकाल सकते। हाउ यू बेसिकली यू कैन गो इन बिफोर विदाउट रिमूविंग द अपर साइड ऑफ एलिमेंट। तो आप अपर साइड ऑफ एलिमेंट को रिमूव किए बगैर बॉटम वाले पे नहीं जा सकते। तो आप कहते हैं हाँ हमें बेसिकली पहले अपर, तो अगर आपको इस वाले को एलिमेंट को बाहर निकालना है तो आपको पहले सबको बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर इसको निकालेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी ऐसी जगह पे इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे जहाँ, ठीक है, किसी ऐसी जगह पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, जवाब दे रहा, ठीक, हम कहीं ऐसी जगह पे इस्तेमाल नहीं करेंगे जहाँ पे हमें बिला वजह डेटा इन और आउट करना पड़े। जैसे इसको निकालना है तो फिर मैं सबको बाहर निकाल के कहीं और होल्ड करूँ, उसको निकालूं, फिर दोबारा इन लोगों को अंदर करूँ, ऐसा नहीं करेंगे। बल्कि ये ऐसी जगहों पे इस्तेमाल होगा जहाँ पर ये डेटा इन हो गया, ठीक है। और अब आपको गौर सुनिएगा, सबसे पहला डेटा कौन सा इन हुआ है? सबसे पहला डेटा ये वाला इन हुआ है, दूसरा डेटा ये इन हुआ है, तीसरा डेटा ये इन हुआ है, ठीक है। तो हम इसको ऐसी जगह इस्तेमाल करेंगे जहां पर जो लास्ट डेटा इन होगा, यानी हम ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे जो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर आपको ये वाला चीज़ बाहर निकालनी तो आप मजबूरन ये चीज़ों को बाहर निकालें, फिर इसको बाहर निकाल के दोबारा इनको इंसर्ट करें, ऐसा नहीं होगा। बल्कि हम ऐसी जगह यूज़ करेंगे कि जब आप इनको इंसर्ट कर दें तो जो लास्ट में डेटा इन हुआ है वो हमारी सबसे पहले निकालने को उसको ज़रूरत हो, यानी आप सबसे पहले एक ऐसी चीज को बाहर निकालें जो सबसे आखिर में इंसर्ट हो, यानी आपको ये निकालने की जरूरत ही ना पड़े जो पहले, जी लीफो बिल्कुल सही फरमाया, आपको इसकी जरूरत ही ना पड़े इसके निकालने से पहले, आपको इसकी जरूरत ही ना पड़े इसके निकालने से पहले, आपको इसकी जरूरत ही ना पड़े इसके निकालने से पहले। तो आप एप्लीकेशन भी ऐसे ही ढूंढेंगे जहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? यानी मैं दो बातें बोल रहा हूँ कि ऐसी जगह पे कतई इस्तेमाल नहीं करेंगे जहाँ पर आपको इंसर्ट के बाद आखिर वाले को पहले निकालना पड़ता है। ऐसी जगहों पे हम इसको प्रेफर ही नहीं करते, ठीक हो गया। यानी प्रेफरेंस ऑफ स्टैक ऐसी जगह पे होता ही नहीं है जहाँ पे आप इसको इंसर्ट करें और आप बाद में कहें यार आखिर वाले को निकालना है तो आप सबको बाहर निकालो मत, इसकी जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। आप प्रेफर ही ऐसी जगह करते हैं जहाँ पे आप इंसर्ट कर दें और लास्ट वाले को सबसे पहले निकालना आपकी मजबूरी हो, जब तक ये नहीं निकलेगा इसकी जरूरत ही ना पड़े हमें। तो इस तरह से एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, जैसे भी लोग अभी बता भी रहे हैं टेक्स्ट के अंदर, कि ये कहलाता है लीफो, यानी एक ऐसा मैकेनिज्म जो लीफो के बेसिस पे काम करता हो। लीफो के बेसिस पे काम करने का मतलब क्या है कि whenever you are going to use your stack, it is compulsion to last in is first out। जो सबसे आखिर में इन हो वही सबसे पहले बाहर निकले, उसी को निकालना हमारी मजबूरी हो तो फिर हम स्टैक को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब आप सवाल ये है कि भाई हमें रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कब होता है कि हम जिसको सबसे आखिर में रखें और उसको सबसे पहले कॉल करें, ऐसा कब हमें मिलेगा? तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ। ये एक इंट्रो है स्टैक का, फिर हम इसके ऑपरेशंस में इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। तो इसका मतलब ये एक साइड से बने, गौर से देखिएगा। अब आपको अलाउ नहीं है इसको बाहर निकालना, आपको अलाउ नहीं है इसको बाहर निकालना। आप ट्रैक कर रहे हैं कि सबसे आखिरी एलिमेंट, गौर सुनना क्या जुमला बोला मैंने, आप ट्रैक कर रहे हैं कि सबसे आखिरी एलिमेंट कौन सा इंसर्ट हुआ। क्योंकि जब कोई कहे कि भाई स्टैक से एलिमेंट को बाहर निकालो तो वो ये ना कहे कि कौन सा एलिमेंट निकालो, कौन सी पोजीशन से निकालो, उसको इसकी जरूरत ना कहे, बस वो बोले कि स्टैक से एलिमेंट बाहर निकालो। तो हमें पता है कि स्टैक से सिर्फ वही एलिमेंट बाहर निकलेगा जो टॉप ऑफ द स्टैक होगा, जो टॉप ऑफ द स्टैक होगा वही एलिमेंट बाहर निकल सकता है।
तो इसका मतलब है कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि कौन सा एलिमेंट निकालो, कौन सी पोजीशन पे निकालो, जस्ट राइट इट कि स्टैक से एलिमेंट को रिमूव कर दो, तो वो टॉप एलिमेंट होगा, ठीक है, जो भी टॉप पे है। तो हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट इस वक्त टॉप पे है। तो ये जो ट्रैकर है, मिसाल के तौर पे अगर ये ट्रैकर को हम यहाँ पे येलो कलर से मार्क करते हैं, ये ट्रैकर है, तो ट्रैकर जो है बेसिकली इसका काम ये है कि अगर कोई एलिमेंट डिलीट होता है तो वो नीचे चला जाता है, कोई एलिमेंट इंसर्ट होता है तो वो ऊपर चला जाता है, और ये इस तरह से ऊपर नीचे जो है वो मूव कर रहा होता है। जैसे जैसे एलिमेंट डिलीट होते चले जाते हैं ये नीचे होता रहता है, जैसे जैसे एलिमेंट जो है वो इंसर्ट होते जाती है। इससे पता चल जाता है कि स्टैक का आखिरी एलिमेंट कहाँ है, और यूजर को आप अलाउ नहीं करते कि अपनी मर्जी से यहाँ डिलीट करो। ये भी मैं थोड़ी देर में इस पर आ जाता हूँ। पहले मैं इसको मजीद फर्दर ये समझाता हूँ कि आपको कब ऐसी ज़रूरत महसूस होती है कि आप स्टैक जैसा अमल, क्योंकि आपको सोचना होगा ना कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म होगा, कौन सी सिचुएशन होगी जहाँ पे हमारा अपर वाला पार्ट यानी लास्ट इन पहला निकालना मकसद होगा। तो मैं आपको लिख के बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपने कई दफ़ा प्रोग्राम बनाए होंगे और एक आपने फंक्शन जो है फंक्शन ए बनाया, ठीक है, फंक्शन ए को रन किया आपने, रन करने के बाद आपने इसकी कुछ लाइनें लिखी। अब ये मैं लाइनें लिख नहीं रहा, आपने इसकी कुछ लाइनें लिखी, ठीक हो गया। लाइनें लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक फंक्शन जो है वो बी की ज़रूरत पड़ गई, यानी आपने एक बी कॉल कर लिया, और बी कॉल करने के बाद फिर मजीद लाइनें आप इसकी लिख सकते हैं। ये हो गया आपके पास ए। अब आप मुझे बताइए, गौर से सुनिएगा, अब आप मुझे बताइए कि जब आप इस फंक्शन को रन करेंगे ए को, तो ए रन होगा, ए की ये वाली लाइन रन हो जाएगी, ये वाली लाइन रन हो जाएगी, ये वाली लाइन रन हो जाएगी, उसके बाद बी फंक्शन कॉल हो जाएगा। यहाँ पे मैं अगर इस तरह लिख लूँ एक आम सी बात कि कॉल, ठीक है, बी, अगर मैं कॉल बी लिख लेता हूँ तो इसका मतलब है आप बी को कॉल करेंगे। अच्छा, बी को कॉल करने का मतलब ये है कि आखिर की दो लाइनें रन हुए बगैर बी को कॉल कर दिया जाएगा। बी क्या है? बी खुद एक फंक्शन है। तो ए कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कि बी का रिजल्ट नहीं आ जाए। ये बात मेरी समझ रहे होंगे आप? ए कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कि बी का रिजल्ट नहीं आ जाए, क्योंकि ए के अंदर बी को कॉल कर लिया आपने। तो अब बी को, इसका मतलब यकीनन आपने बी को कहीं ना कहीं बनाया तो होगा ना। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक फंक्शन जो है वो बी के नाम से बनाया गया है, जो जिसमें बेसिकली कुछ रिजल्ट्स जो है वो आपने लिखे हैं, लेकिन इसमें भी कंपल्जन ये है कि एक कॉल हो रही है और वो फंक्शन सी की है, ठीक है। अब फंक्शन सी की कॉल आ गई, तो आप कहेंगे कि बी ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप कहेंगे कि ए को, मुझे मेरा मकसद तो ए को रन करना था, ए को जब मैंने रन किया तो बी की कॉल आ गई, यहाँ से मैंने इंटरप्ट करके बी के पास चला गया, क्योंकि ए को कंप्लीट करने के लिए मुझे बी की ज़रूरत है। जब बी के पास गया तो बी की दो लाइनें रीड की, और उसके बाद वहाँ पर भी यही मजबूरी थी कि सी को कॉल कर लिया गया। जब सी को कॉल कर लिया गया तो फिर अब मुझे यहाँ पर सी जो है वो पता होना चाहिए। आपने लिखा होगा कहीं पे सी को, तो आपने कहा हाँ सी का फंक्शन एक हमने लिखा हुआ है, ठीक है, फंक्शन सी जो है वो हमने लिखा हुआ है, और वो बेसिकली ये रहा फंक्शन सी जो है वो ये रहा। अब फंक्शन सी जो है वो आपने कहा ये हमारे पास मौजूद है, और इसमें भी आपने एक कॉल, अगर रुक जाए भाई कब कितनी कॉल हैंगे, एक और कॉल जो है इसमें डी का कॉल आ गया, ठीक। अब इसका मतलब है कि अभी तक आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, आप कंप्लीशन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। ए के लिए बी कॉल हुआ, बी के लिए सी कॉल हुआ, सी के लिए डी कॉल हुआ, फिर आप कहते हैं यकीनन डी भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा। आपने कहा जी फंक्शन, आपने कहा जी फंक्शन डी जो है वो लिखा हुआ है। फंक्शन डी में क्या लिखा हुआ है? फंक्शन डी में कुछ लाइनें लिखी हुई, ये एक लाइन हो गई, दो लाइन हो गई, तीन लाइन हो गई, ठीक है, और ये इसमें कोई कॉल नहीं। अब आप जरा इसको देखें, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से अगर हम शुरू करना करें, ये मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बता रहा हूँ जिसमें स्टैक का इस्तेमाल करना हमारे लिए जरूरी, भले आप कोई और डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। हर डेटा स्ट्रक्चर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, लेकिन एफिशिएंसी में असर पड़ जाता है। तो अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो स्टैक के लिए फिजिबल है। वो क्या है कि जब आपने ए को रीड करना शुरू किया, ठीक है, जब आपने ए को रीड करना शुरू किया तो आपने कहा ठीक है, बहुत अच्छे स्मूथली जा रहे थे, लेकिन एकदम से बी की कॉल आ गई। गौर से देखिएगा, एकदम से बी की कॉल आ गई। बी की कॉल आने का मतलब ये है कि ए कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ए को कहीं स्टोर करोगे ना भाई। तो आपने कहा
बेसिकली ए को स्टोर करने का मतलब होता है ए का एड्रेस स्टोर करेंगे, लेकिन वो जाहिर है हम ए का एड्रेस तो नहीं लिखते यहाँ पे समझाने के लिए, हम ए का पूरा कॉल लिख देते हैं यहाँ पे। एक्चुअल में ए का एड्रेस आता है कि कहाँ से बाहर आए, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के पास तो वो एड्रेस मौजूद होता है जिसको हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहते हैं, आपने पढ़ा होगा ये बात। अच्छा जी, ए को हम स्टोर कर, ए को स्टोर इसलिए कर लिया कि ए अभी कंप्लीट जब होगा जब बी आ जाएगा। आपने बी को कॉल किया, अभी बी को कॉल करने के बाद जैसे ही बी को कंप्लीट करने जा रहे थे सी कॉल आ गया, इसका मतलब बी को भी रोकना पड़ेगा, तो आप बी को इसके ऊपर रख देंगे यहाँ पे। मैं आपसे मुराद है कंपाइलर ये कर रहा होता है, मैं और आप थोड़ी रखते हैं। कंपाइलर जिसने लिखा है वो उसने ये तरतीब लिखी है सारी की सारी, हमें नजर कुछ भी नहीं आता। मैं अगर कोड में ये सारा चीज ऐसे लिख दूंगा ना, तो ये सारा बैकग्राउंड में कंपाइलर के थ्रू ऐसे ही रन होगा जैसे हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं। फिर उसके बाद सी कॉल होता है, बी को भी होल्ड करा दिया, तो बी के अगेंस्ट में सी कॉल हो गया। तो इसका मतलब है सी को जब हम देखेंगे कि सी जो है वो रीड हो रहा है, तो यहाँ पर सी ने कहा कि डी के पास चले जाओ। अब डी के पास जब इंटरप्शन पे जाएगा तो सी को होल्ड करेगा, तो सी का फंक्शन आ गया यहाँ पे, तो ये सी का फंक्शन जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर गया। उसके बाद सी का डी के पास, अब जरा गौर से देखिएगा, डी के पास गया तो डी कंप्लीटली रन हो गया। डी, अब गौर से देखना, डी को रन होने की वजह से अब आप क्या ए को बाहर निकालेंगे, क्या आप बी को बाहर निकालेंगे? नहीं, अब ऐसी सिचुएशन में कि पहले हमें निकालना ही सी को है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो आप यहाँ से बी की वैल्यू जो यहाँ से कैलकुलेट हुई है वो रिटर्न करेंगे इसको, और रिटर्न करने के बाद आप कहेंगे कि सी फंक्शन को यहाँ से बाहर निकाल दो। सी फंक्शन को बाहर निकाल, डी की वैल्यू आ चुकी है और सी को बाहर निकाल दिया है, तो सी की बाकी लाइनें रीड हो जाएंगी। रीड होने के बाद ये फंक्शन सी रन हो जाएगा, सी फंक्शन रन हो जाएगा तो सी फंक्शन का आउटपुट इसको दिया जाएगा, ये फंक्शन आउटपुट लेगा तो उसका मतलब है बी का फंक्शन कॉल हो जाएगा, बी का फंक्शन बाहर आएगा, इसकी दो लाइनें मजीद रीड होंगी और ये कम्प्लीटली रन होने के बाद ए के पास जाएगा और बी अपनी वैल्यूज को असाइन करेगा, तो ए का फंक्शन बाहर आएगा और उसके बाद तो आपने देखा कि हमारा यहाँ पे ऑर्डरिंग जो है वो स्टैक को ही मीट करता है बिल्कुल। हमें ए की जरूरत है ही नहीं जब तक कि सी ना निकल जाए, कंप्लीट हो जाए, हमें ए की जरूरत है ही नहीं जब तक बी कंप्लीट ना हो जाए। तो ये एक स्टैक के मेथडोलॉजी को जो है वो फुलफिल करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टैक इस्तेमाल होता है। अगर आप देख सकें या ना देख सकें ये अलग केस है, कंपाइलर में ऐसा ही इस्तेमाल होता है। हम एज अ कोर कंप्यूटर साइंस में हमें ये पता होना चाहिए कि काम ऐसे होता है। हमारा काम सिर्फ चल चलाओ वाला ना हो कि भाई जब गुजारा कर लो ऐसा हो गया, बल्कि हमें इसके इंटरनल मैकेनिज्म का भी पता होना चाहिए कि ये कैसे काम कर रहा है। और ये कोई एक जगह नहीं है, इस तरह की कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे स्टैक इस्तेमाल करना हमारी ज़रूरत होती है। अच्छा, अब कोई कहता है कि यार क्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सारे डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी आप इस्तेमाल करें, लेकिन बेस्ट वे ये है कि आप यहाँ पे स्टैक इस्तेमाल करें जो ज़्यादा एफिशिएंट हो। इसकी वजह ये है कि जब आप कहते हैं कि जो स्टैक के टॉप पे उसको निकाल लो, आपको कोई गर्ज नहीं होता कि स्टैक के टॉप पे क्या है, क्योंकि आपने रखा ही इस तरतीब से होता है कि आपको टॉप वाला एलिमेंट पहले चाहिए होता है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे ये काम कर रहा होता है, जिसकी बेसिस पे ये रिजल्ट आपको मिलते हैं। सवाल देख लेते हैं। फोल्डर्स इन फोल्डर्स, जी बिल्कुल, नेस्टेड फोल्डर बिल्कुल सही है। ऑल आर स्टैक, साकिब साहब ने सही जवाब दिया। फोल्डर के अंदर, फोल्डर को जब हम देखते हैं तो वो स्टैक फॉर्मेट के अंदर होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इनर फोल्डर को पहले वाले फोल्डर से नहीं देख सकते, और जब क्लोज करते हैं तो इसी तरह क्लोज कर रहे होते हैं। तो वो बेसिकली एक एग्जांपल्स बहुत सारी हैं जो कि ये हम कब पढ़ेंगे एग्जांपल्स, जब आप स्टैक के दो मेजर एल्गोरिथम रीड कर लेंगे, उसके बाद इसकी कोई कई एग्जांपल्स हैं जो हम यहाँ पे एल्गोरिथम से रीड करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है मैथमेटिक्स की। तो मेरे ख्याल है कि समझ आ गया होगा। और अब आप स्टैक को ओवरऑल देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर दो मेजर फंक्शन है। गौर से देखिएगा, स्टैक के दो मेजर फंक्शन है। स्टैक ये तो हमारा फंक्शन था ना, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, स्टैक तो ये है, इसके दो मेजर फंक्शन है, इसने सहारा दिया है इसको, तो इसके दो मेजर फंक्शन है स्टैक के। एक ये है कि डेटा इंसर्ट हो, एक ये है कि डेटा डिलीट हो, ठीक है। ये हमारी आम जबान के लफ्ज है। स्टैक में इनको मकसद यही है, लेकिन इनको डिफरेंट तरीकों से प्रोनाउंस किया जाता है। तो एक को हम कहते हैं जो इंसर्ट है, उसको हम कहते हैं कि पुश कर दिया जाए, स्टैक कहलाता है पुश कर दिया, ठीक है। और जो डिलीट है उसको हम कहते हैं पॉप कर दिया जाए। तो अब यहाँ पर स्टैक में ये दो वर्ड यूज होते हैं, पुश एंड पॉप, ठीक। एक और वर्ड यूज होता है पीक के नाम से, लेकिन वो सी शार्प के अंदर स्पेशलाइज है।
पीक, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये आखिर में बताऊंगा। लेकिन ये दो वर्ड जो हमारे पास है, पुश एंड पॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही दो काम जो इंसर्ट और डिलीट के ज़मरे में हो रहा है, पुश एंड पॉप। पुश का मतलब, ये गौर से देखना, पुश का मतलब है डेटा इंसर्ट करना। जब डेटा इंसर्ट होता है तो हम यूजर से सिर्फ वो डेटा लेते हैं जो डेटा पुश करना हो। मिसाल तो वो कहता है कि ए को पुश करना है, तो कहता है ए का पुश जो है वो इस तरह से करना, जो भी एड्रेस में ए नहीं लिखता, एड्रेस ऑफ ए को पुश करना है, तो एड्रेस ऑफ ए को पुश करना है, तो मैं बेसिकली इस तरह। ये भी नहीं बताऊंगा कि कहाँ पुश करना है, ये काम स्टैक में जो मैनेज कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि अभी आखिरी दफा कहाँ पुश हुआ था और अब जो पुश होने आएगा उसकी बारी कहाँ लगनी है। एक बात तो ये होगी। तो पुश में हमें सिर्फ ये बताना होता है कि क्या पुश करना चाहते हैं आप। और पॉप करते वक्त तो आप कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि पॉप का मतलब यह है कि जो टॉप ऑफ द एलिमेंट होगा वो पॉप होगा। वी आर नॉट सपोज टू राइट एनीथिंग इनसाइड द पॉप कि ये पॉप कर दो, ये तो अलाउ कर ही नहीं सकते ना। वो कहते हैं ए पॉप कर दो, नहीं कर सकते, सी और बी ऊपर है, इससे कैसे पॉप करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुश में आपको सिर्फ डेटा देना होता है, लोकेशन देनी नहीं होती। पॉप में आपको कुछ भी नहीं देना होता, टॉप ऑफ द एलिमेंट पॉप हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इसके बरक्स अगर आपका ये एरे होता, इसके बरक्स अगर ये एरे होता, तो आपको याद है एरे में कोई डेटा अगर मुझे इंसर्ट करना हो तो मैं लिखता था ए ऑफ 5, ए ऑफ 4 जो भी है, और यहाँ लिखता था आइटम। तो इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि एक एरे ए है, उसकी लोकेशन नंबर 4 पे आइटम प्रेस कर दो, यानी कॉपी कर दो। तो आप उसकी लोकेशन भी बता रहे, क्योंकि एरे में रैंडमली आप डेटा कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही। लेकिन आप बेसिकली स्टैक में ऐसा नहीं कर सकते। स्टैक जो है वो स्पेसिफिक जगह पे पुश कर दो। तो ये एक एब्स्ट्रैक्शन है, ये एक एब्स्ट्रैक्शन है स्टैक टाइप की चीज़ की। एब्स्ट्रैक्शन किसे कहते हैं कि बेसिकली यूज़र के लिए हिडन है कि डेटा कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये पता नहीं चलता, बस वो कहता है कि स्टैक को जो है पुश एंड पॉप जो है वो लगा दिया जाए। तो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स बेसिकली to hide internal mechanism from user। ठीक है, यूजर से इंटरनल मैकेनिज्म को हाइड करना एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। तो ये यूजर क्या लिखता है, मैं आपको वो भी लिख देता हूँ। यूजर सिर्फ ये लिखता है, देखें, यूजर सिर्फ ये लिखता है, मिसाल के तौर पर स्टैक का नाम डॉट पुश, ठीक, और यहाँ पे आइटम, ये यूजर देगा। इसके बेसिस या यूजर क्या लिखेगा, यूजर या ये लिखेगा कि x इज इक्वल टू स्टैक का नाम, ठीक है, डॉट कॉम। ये बेसिकली यूजर लिखता है। यूजर के पास सिर्फ ये दो लाइनें लिखने को दी जाती है। यानी मैं और आप अगर कोर प्रोग्रामर हैं और हम कंपाइलर वालों के साथ काम कर रहे हैं और हमने अगर उनको पुश और पॉप का मेथड बना के देना, उनको से मुराद यूजर एंड यूजर, जैसे मैं और आप यूज करते रहे आजकल, तो हम सिर्फ ये दो फंक्शन इस तरह लिखेंगे, स्टैक का नाम पुश और आइटम पास कर देंगे उसमें से। तो वो जो आइटम पास करेंगे वो स्टैक में पुश हो जाएगा। और अगर वापस लाना है तो हम कहते हैं स्टैक डॉट पॉप, ये नहीं बताते क्या लाना है, टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट। तो यकीनन स्टैक से कोई चीज ला रहे हैं तो उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, एक्स वाई जी, जिसमें भी चाहे आप स्टोर कर लें। ठीक है, तो ये एक टॉप लेवल एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है। वो इस सेंस में कहलाती है कि हमें इसके पीछे का, यानी हमें से मुराद है यूजर को इसके पीछे का मैकेनिज्म नहीं पता होता। अब सीखने जा रहे हैं कि कैसे काम करता है ये। तो वो मैं आपको एल्गोरिथम अभी सिखाने जा रहा हूँ। एल्गोरिथम से पहले इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन और उससे पहले आपके सवालात। कहता है हाउ आर स्टैक स्टोर इन मेमोरी। अभी आ जाते हैं, ये अगला टारगेट है नूर अहमद सॉरी, हेडिंग ऑफ द इंटरनल मैकेनिज्म स्टैक डॉट पुश एक्स। सब अभी समझ लेते हैं थोड़ी देर में, ये सारा हमारा आज का टास्क है। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम आज समझ लेंगे और स्टैक को हम एक एप्लीकेशन तक कंप्लीट कर लेंगे। कि अब हमारा टाइम कम है तो हम थोड़ा तेज तेज जा रहे होंगे, लेकिन मुझे उन लोगों की फिक्र है जो वो स्टूडेंट जो अभी तक हमें, यानी मेरी क्लास को कैच नहीं कर सके, कैच नहीं कर सके, कैश नहीं, कैच। कैच का मतलब ये है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब, एब्स्ट्रैक्ट माने होता है हिडन। सही है अहमद, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हिडन। अहमद ने एक सवाल पूछा तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आप लोगों को कि एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हिडन। तो आप और मैं स्टैक की
वर्किंग जो है, आप और मैं का मतलब है एंड यूजर। एंड यूजर को स्टैक की मैकेनिज्म हिडन होता है उसका। तो जैसे पुश कर रहे हैं तो कैसे हो रहा है, पॉप कर रहे हैं तो कैसे हो रहा है। तो ये टॉप लेवल बेसिकली हिडन का मतलब है, हिडन का मतलब है कि जैसे मैंने अभी लिखा था ना बेटा, कि मैं लिख रहा हूँ स्टैक डॉट पुश, ठीक, डॉट आइटम। अब आप मुझे बताओ कि इसके पीछे जो कोड है जो पुश कराने का है वो मेरे और आपके लिए हिडन है या नहीं है। या मैं लिख रहा हूँ कि x इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। और अब बताइए पॉप कैसे होगा, ये मेरे और आपके लिए हिडन है या नहीं है। तो ये जो हिडन होना है, ये जो काम का हिडन होना है, यानी दो तरह के प्रोग्रामर हो गए ना। मैं स्टैक को इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक वो है जिसने स्टैक को बनाया है, जो इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए स्टैक की ऑपरेशंस, ये ऑपरेशंस है दो स्टैक के, ये हिडन है, यानी कैसे काम करते हैं। तो मेरे और आपके लिए ये बेसिकली, मेरे और आपके लिए एंड यूजर, इसको कहते हैं टॉप लेवल एब्स्ट्रैक्शन। टॉप लेवल का मतलब क्या है, यूजर के लेवल पे ये एब्स्ट्रैक्ट है जो हमें नहीं समझ आ। अब हमारे लिए ओपन हो जाएगा ये, क्योंकि आपको कंप्यूटर साइंस में कोर कंप्यूटर साइंस की तरह पढ़ना है। तो आपको कम से कम, ठीक है, आपने नहीं बनाया पुश का फंक्शन, आपने नहीं बनाया पॉप का फंक्शन, लेकिन अब आप सीखने जा रहे हैं कि एक्चुअल में जिसने बनाया है वो काम कैसे करता है। समझ आ गई बात है। तो दो वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं बार बार, टॉप लेवल एब्स्ट्रक्शन यानी एब्स्ट्रक्शन या हिडन, एक ही बात है कि आपके लिए इनके बैकग्राउंड का वर्क, आप बेशक पहले हो सकता है पुश एंड पॉप यूज भी किया हो, बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा, लेकिन आपको शायद ये ना पता हो कि ये काम कैसे। जैसे बहुत सारी चीजें एरे में आपके सामने खुल के सामने आ गई कि भाई देखो एरे कैसे काम करता है, जबकि इससे पहले आपके लिए वो हिडन था, एब्स्ट्रैक्ट थे सारे के सारे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी स्टैक की। अब आपके पास जो है वो हम आगे बढ़ते हैं कि स्टैक को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, स्टैक को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने, यानी हम ये चाहते हैं कि यूजर को अलाउ ना करें कि वो अपनी मर्जी से डेटा इन और आउट कर सके। ये सारी स्लाइड जो यहाँ नजर आ रही है सब इसी बारे में बताई गई। तो मैं स्लाइड रीड करने में हक नहीं हूँ। दो फंक्शन है, देखिए पुश और पॉप, यहाँ नजर आ रहा होगा। एक फंक्शन का नाम यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पुश है, ठीक हो गया, और एक फंक्शन का नाम जो है यहाँ पे पॉप है। तो ये उसके बाद कहता है कि अगर मैं ये वर्किंग करूँ तो कुछ इस तरह नजर आएगा ये स्टैक के अंदर, ये आपको यहाँ पे शो कर दिया इसने, ठीक है। और एरे की रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में, ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक कहता है कि अगर हम स्टैक को मेमोरी में क्रिएट करें तो उसके लिए हम एरे इस्तेमाल करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप समझने की कोशिश करना। एरे बहुत ही यानी यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर है ऑलरेडी। तो ये जो एरे है ये बेसिकली यूज होता है मजीद आगे स्टैक को रिप्रेजेंट करने में। यानी अगर आप स्टैक को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसकी वजह से उसको यूज करने के लिए एरे इस्तेमाल करेंगे। दोबारा बताता हूँ मैं ये बात कि whenever you are basically maintaining or create a stack in memory, you will use an array. आप एक array जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। अब ये array कैसे इस्तेमाल करें, थोड़ी देर पहले अगर आप एकदम एक गौर करें तो आपने लिंक लिस्ट को भी array से ही इस्तेमाल किया था, इन्फो और लिंक के तौर पे, दो लीनियर array। इसी तरह से स्टैक को मेंटेन करने के लिए भी आप एरे को ही इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इन मेमोरी एरे विल बी यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द क्या है स्टैक, यानी स्टैक को मेंटेन करने के लिए आपको बेसिकली मेमोरी में स्टैक को मेंटेन करने के लिए एरे चाहिए। तो आप कहेंगे नंबर 1 आपको लीनियर एरे की रिक्वायरमेंट है, और एक और वेरिएबल हम यूज करेंगे जो कि टॉप के नाम से होगा, ठीक। ये दो चीजें हमें बेसिकली एरे को बनाने के लिए, स्टैक को बनाने के लिए चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैक, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैक इन फॉर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन।
ठीक हो गया। तो अगर आप मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो आपको दो चीज, एक लीनियर एरे चाहिए और एक टॉप का वेरिएबल चाहिए। लीनियर एरे, दिस इज कॉल्ड एरे, और ये जो है आपका एक वेरिएबल है। ठीक, तो ये दो चीजें आपको रिक्वायर्ड है। आप सिर्फ इन दो चीजों से वो सारे काम कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो इसके ऑपरेशन है, ऑपरेशंस ऑफ स्टैक आर, नंबर वन जी क्या है, पुश। ठीक हो गया, पुश है। और दूसरा जो ऑपरेशन है वो है पॉप। ये दो ऑपरेशंस जो है वो स्टैक के लिए इस्तेमाल होते हैं। मेरे ख्याल ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो पहले हम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, उसके बाद फिर ये बात करेंगे किस तरह से मेंटेन होता है। जी बिल्कुल, लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर उससे थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इसलिए एरे को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लिस्ट भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, आइए आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आ गई बात। ये मैंने लिख दिया। अब देखें होता क्या है कि ये डायग्राम समझाता हूँ मैं आपको। होता ये है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक एरे होता है मेमोरी में, और मैं इसको साइड में बना देता हूँ। वो इस तरह से है, मैं जरा सा इसको क्लियर करके बना दूँ, जो हमारी अपनी डायग्राम चलती आ रही है। ये हमारे पास एक मेमोरी है, ठीक है, और आपने एक एरे को इनिशियलाइज किया फॉर स्टैक, यानी आपने कहा कि मुझे एक इंटीजर जो है स्टैक, ठीक, उसका नाम है ABC और इसका साइज है 10, ये इनिशियलाइज करना है। मिसाल दे रहा हूँ, ये तो मैं जर्नल लिखता हूँ ना, जिस फील्ड के अंदर, जिस लैंग्वेज के अंदर जो सिंटैक्स है वो आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन मैं तो एक एल्गोरिथमिक टॉप पे लिखता हूँ ताकि समझ आ जाए। तो मैंने कहा इंटीजर टाइप स्टैक हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। आप रूट टाइप भी कर सकते हैं, और वो है ABC और उसका साइज है 10 मिसाल की तरह। कुछ ऐसे होते हैं जो साइज नहीं लेते, डायनेमिक होते हैं, यानी यूँ भी लिख सकते हैं आप ABC, यानी कोई साइज ना दे उसको आप। अभी आप कह रहे हैं साइज इसका 10 है, तो साइज 10 के बेसिस पे होगा क्या, इसके बेसिस पे काम क्या होता है, इसके बेसिस पे, इस लाइन के बेसिस पे दो एक्शन होते हैं। एक एक्शन ये होता है कि मेमोरी में 10 साइज का एक एरे बन जाता है, बनता एरे ही है, लेकिन कैसे हैंडल होगा वो समझा रहा हूँ मैं। किसी भी जगह पे एक लीनियर एरे बन जाता है जो कि इसका साइज 10 होता है। तो आप कह देते हैं भाई ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और सबसे पहला काम क्या हुआ, एक लीनियर एरे बन गया मेमोरी में, और इसका नाम हमने सजेस्ट कर चुके हैं ABC है, तो इसका नाम ABC हो जाएगा। इस स्टैक का नाम जो है वो ABC हो जाएगा, इसके अंदर स्टैक की प्रॉपर्टी। और साथ में एक और वेरिएबल इनिशियलाइज होता है मेमोरी में किसी भी जगह पे, जरूरी नहीं कि वो कंटीजियस हो, और उसका नाम हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सोच लेते हैं कि किसी भी जगह पे मेमोरी में एक वेरिएबल भी इनिशियलाइज का नाम जो है वो टॉप होता है। ये बात समझ आ गई। तो एक वेरिएबल भी इनिशियलाइज होता है जिसका नाम टॉप है। अब जरा सुनने की कोशिश करिए क्या बात हो रही है। तो एक वेरिएबल टॉप जो है वो इनिशियलाइज हो जाता है, और इनिशियली इसके अंदर एक वैल्यू असाइन हो जाती है, और वो वैल्यू असाइन होती है जो इंडेक्स से एक काम हुआ। अगर एरे का इंडेक्स 1 से शुरू हो रहा है, मिसाल के तौर पे एरे का इंडेक्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, और 5 है, 6 है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो अगर इसका इंडेक्स 1 से शुरू हो रहा है तो टॉप का इंडेक्स जो है वो सबसे पहले 0 हो जाता है। ये दो काम आपकी इस एक लाइन के अगेंस्ट में चलता है। दोबारा बताओ, समझ में आगे बात। आप जब लिखते हैं कि मुझे यकीनन स्टैक को इस्तेमाल करेंगे, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टैक को इनिशियलाइज करेंगे, और जब पहली दफा स्टैक इनिशियलाइज होता है तो वह एम्प्टी होता है। तो आपने कहा कोई भी चीज आप इनिशियलाइज करें फर्स्ट टाइम वो एम्प्टी होता है, अनटिल अनलेस कि आप उसको बाय डिफॉल्ट असाइन ना करते वैल्यू। ठीक, सवाल देख लेता हूँ, किसी ने सवाल पूछा है। सर व्हाट इफ एरे इंडेक्स स्टार्ट, हाँ, एरे इंडेक्स, इन्होंने पूछा है कि एरे का इंडेक्स अगर
जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें टॉप -1 हो जाएगा, ठीक है। एरे का इंडेक्स अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो टॉप -1 हो जाएगा। अच्छा, ये अदील का आंसर बिल्कुल ठीक है, बस एक कम कर देंगे हम। सही हो गया। अच्छा, ये हमें नजर भी नहीं आता, मैं दोनों पैरेलल चला रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। ये जो कोड लिखा है मैंने राइट साइड पे बॉक्स के अंदर, ये एंड यूजर कोड है, ये एंड यूजर कोड की शक्ल है। हर लैंग्वेज इसी तरह की कोड जो है वो आपको प्रोवाइड करता है कि आप लिखें। तो ये एंड यूजर का कोड है, इंटीजर स्टैक एबीसी साइज 10, ठीक है। इसको रन होने के बैकग्राउंड पे कोर प्रोग्रामिंग कैसे होती है वो मैं यहाँ पे राइट साइड पे कर रहा हूँ। वो ये है कि आपके पास जो है वो इस एक लाइन के अगेंस्ट में मेमोरी में 10 साइज का एरे और एक वेरिएबल असाइन हो जाता है जो हमें नजर नहीं आता, हम इसको नहीं देख पाते। हम इसको अगर नहीं देख पाते हैं तो अब इस जो एज अ कोर प्रोग्रामिंग हो क्या होता है। अब जाहिर है इसका मकसद क्या है। मकसद ये है स्टैक का पुश एंड पॉप करना। 1 मिनट से कम रह गया है तो मैं बता रहा हूँ टॉप क्यों बनाते हैं, ये बता रहा हूँ। अब अगर यहाँ पर किसी ने बिल्कुल नया एरे, फ्रेश एरे इनिशियलाइज किया हुआ है, तो कोई अगर यहाँ पे कोड, इसके फौरन बाद कोड यूं लिख दे कि x इज इक्वल टू पॉप, मिसाल के तौर पे मैं एक ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, तो आप क्या समझते हैं पॉप का मकसद क्या होता है? कोई डेटा स्टैक से बाहर निकालना। तो अभी तो स्टैक इनिशियलाइज हुआ है तो डेटा तो इसमें है ही नहीं। तो आप अगर कोई ये फंक्शन चलाएगा, मैंने ये फंक्शन